तो दोस्तों नमस्कार। मैं आप सबका अपने चैनल स्टडी प्रोग्रेस में स्वागत करती हूँ। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि हम एक बुक कंप्लीट कर रहे हैं, जिस बुक में 2017 में यूपीएसआई के जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं उन सभी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी इस बुक में हैं और हम इस बुक को कंप्लीट करेंगे। इसमें 15 सेट हमारे दिए हुए हैं, यानी 15 सोल्व पेपर्स इस बुक में हैं। जो भी 2017 में यूपीएसआई के एग्ज़ाम हुए हैं वो सभी पेपर इस बुक में हैं और इस बुक को हम इन वीडियोज़ में पूरी करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस बुक को कंप्लीट करेंगे। और यकीन मानिएगा कि आपको इस बुक को अगर आप कंप्लीट कर लेते हो मेरे साथ, तो आपको यूपीएसआई की जो तैयारी करनी है या तैयारी कर चुके हो, तो आपको तैयारी आपने कर ली है तो आपको आपकी तैयारी का पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो। आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। अगर आपसे हो जाते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। और अगर आप तैयारी करने वाले हो तो भी आप इस बुक को कंप्लीट कीजिएगा, जिससे आपको ये पता चल जाए कि आपको तैयारी किस लेवल की करनी है, किस लेवल के क्वेश्चंस यूपीएसआई में आते हैं। तो चलिएगा दोस्तों, हमने इससे पहले वीडियो में हिंदी का सेट कवर किया था और इस वीडियो में हम मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान के जो क्वेश्चंस आते हैं वो भाग 2 में आते हैं। तो हम भाग 2 को आज पढ़ेंगे। भाग 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है और भाग 1 में हमारी हिंदी था। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं भाग 2। जैसा कि पहला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्पों में कौन भारत के लिए 1946 के यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं था सदस्य हमारा? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। देखो, ये हमारी व्याख्या दी गई है। मैं व्याख्या पूरी नहीं पढ़ूंगी क्योंकि आपके पास भी इतना टाइम नहीं है, टाइम आपका वेस्ट होगा। बस हम इस वीडियो में क्वेश्चंस कवर करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आपको व्याख्या पढ़नी है, देखना है इसके बारे में क्या क्या लिखा है, तो आप वीडियो को रोकिएगा और आप पढ़ के तब आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो इसके जो उस कैबिनेट मिशन में सदस्य थे वो थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर और पैंथिक लॉरेंस। तो ये हमारे सदस्य थे। ठीक है, और सदस्य नहीं थे कोई भी दे देगा, ये जॉन बपतिस्ता दिया है, आगे कुछ और भी देगा, लेकिन हमें ये 3 नाम याद रखने हैं, ये इम्पोर्टेंट हैं, ये आगे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सही है? तो नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में हमें इनमें से गलत नहीं, हमें सही कथन देखना है। ठीक है, तो पहला है हमारा, ये सिद्धांत समाजवादी विचारधाराओं पर आधारित होते हैं। दूसरा है हमारा, इनमें जनमत का सार निहित है और इनका उद्देश्य है जनता की इच्छाओं को प्रतिफलित करना। तो इसमें कूट दिया गया है, कूट है हमारे 1 और 2 दोनों में से कोई नहीं, केवल 2 या केवल 1। तो आप देखिएगा आपका क्या इसमें आ रहा है, आप कर पा रहे हो या नहीं। तो चलेगा, आपने देख लिया। मैं आपको सही आंसर बताती हूँ। इसका सही है ऑप्शन नंबर ए, इसमें दोनों सही हैं। ठीक है, अगर आपको व्याख्या पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हो, वीडियो को रोक के एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी कूट वाला क्वेश्चन है। तो रेल बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं?
तो हमें इसमें से भी सही देखने हैं। भारतीय रेल बजट को संसद में अलग से प्रस्तुत किया जाता है और इसे अलग से निपटाया जाता है। क्या ये सही है? देखिएगा आप, रेल की प्राप्तियां और व्यय भारत की समेकित निधि का हिस्सा है। प्राप्तियां और व्यय से जुड़ी राशि वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा बजट में जोड़ी जाती हैं। तो आपका क्या आ रहा है, आप देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है 2 और 3 सही। ऑप्शन नंबर बी है 1 और 2 सही। ऑप्शन नंबर सी है 1, 2 और 3 सही। ऑप्शन नंबर डी है केवल 1 सही। तो आप देखिएगा कि आपका क्या आ रहा था और इसका क्या आंसर है। इसका है ऑप्शन नंबर सी। आपको व्याख्या देखनी है तो आप नीचे देख सकते हो। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 नवंबर 2017 को नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के उपाध्यक्ष कौन थे? तो 30 नवंबर 2017 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? आप देखिएगा। तो चलो, आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। तो इसका है सही आंसर राजीव कुमार। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार होता था? यानी जब तक हमारा संविधान नहीं बन के तैयार हुआ था तब तक हमारा कानून किस हिसाब से चलता था? तो इसका आंसर है हमारा, बताइएगा, ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है ईस्ट इंडिया स्टॉक डिविडेंड रिडेम्पशन एक्ट 1873। ऑप्शन नंबर बी है हमारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ऑप्शन नंबर सी हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर डी हमारा भारत सरकार अधिनियम 1919। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा, और ये व्याख्या दी गई है, आप पढ़ लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी कूट वाला क्वेश्चन है हमारा। भारतीय दंड संहिता के अनुसार इनमें से किन अपराधों के लिए मृत्युदंड दिया जाता है या दिया जा सकता है? तो पहला है हमारा धारा 121 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करना। कूट हमारा 2 है धारा 364A फिरौती के लिए अपहरण करना। तो आपको बताना है कि मृत्युदंड कौन से अपराध के लिए दिया जा सकता है, 1, 2 या दोनों। ठीक है, कूट हमारे हैं 1 और 2 दोनों, केवल 2, केवल 1 या 1 और 2 दोनों ही नहीं। तो आपका क्या आंसर है ये आप देख लीजिएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 दोनों। यदि आप भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करोगे तो भी आपको मृत्युदंड दिया जा सकता है। यदि आप फिरौती के लिए किसी का अपहरण करोगे तो भी आपको मृत्युदंड दिया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार के वित्तीय खातों से जुड़े भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी है हमारा केंद्रीय मंत्रिमंडल। ऑप्शन नंबर सी है हमारा राष्ट्रपति। और ऑप्शन नंबर डी है हमारा संसद। तो आपका आंसर क्या है आप देख लीजिएगा। इसका सही आंसर इसमें है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आपको व्याख्या देखनी है तो नीचे दी है, आप देख लीजिएगा।
तो चलिएगा, हमें सिर्फ इस वीडियो में क्वेश्चंस देखने हैं। अगर व्याख्या देखेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा और सही से अगर विस्तार से हम नहीं पढ़ते तो हमारी समझ में भी नहीं आता। तो आप देखिएगा, क्वेश्चंस हमें देखने हैं। आपको व्याख्या देखनी है तो मैं पूरा व्याख्या आपको दिखा रही हूँ, आप वीडियो को रोकिएगा और व्याख्या आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रथम अपीलीय प्राधिकारी से संतोषजनक उत्तर न मिलने पर कितने दिनों के भीतर कोई व्यक्ति मुख्य सूचना आयुक्त के पास अपील दर्ज करा सकता है? अगर आपने कोई अपील की है किसी अधिकारी को और उसके पास से आपको रिप्लाई आपका सही से नहीं आया, जो आप चाहते हैं वो आपका रिप्लाई नहीं आया, तो आप फिर से दोबारा से कितने दिन बाद अपील कर सकते हो अपनी मुख्य सूचना आयुक्त के पास, वो इसमें पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 30 दिन, ऑप्शन नंबर बी है 45 दिन, ऑप्शन नंबर सी है 90 दिन, ऑप्शन नंबर डी है 60 दिन। तो इसमें आपका सही आंसर होगा, सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 90 दिन। 90 दिन बाद आप मुख्य सूचना आयुक्त के पास अपील दर्ज अपनी करा सकते हो। तो देख लीजिएगा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊपर आ गए, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 नवंबर 2017 को केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक कौन थे? तो 30 नवंबर को तो हमारे आलोक वर्मा थे, लेकिन आपको अब का याद करना है, वर्तमान में कौन है केंद्रीय जांच ब्यूरो के, ठीक है? तो कौन है, पता है आपको कौन है? केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक हैं अब ऋषि कुमार। तो अब इसका आंसर बदल चुका है, तब आलोक कुमार था, ठीक है? आलोक कुमार वर्मा उस टाइम इसका सही आंसर था। तो देखिएगा ये लिखा ऋषि कुमार शुक्ला इसका सही आंसर है सीबीआई के निदेशक का, ठीक है? तो 50 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत के कितने राज्य में विधान परिषद है? तो विधान परिषद भारत के कितने राज्यों में है? उस टाइम का आंसर है हमारा 7, ठीक है? तो 7 राज्यों में विधान परिषद है और वो वर्तमान भारत के 7 राज्यों में विधान परिषद है। और वो राज्य हैं, वो राज्य भी हमें याद कर लेने हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आपको ये याद कर लेने हैं, नीचे आप पढ़ सकते हो जो दिया है। आगे क्वेश्चन है हमारा, आयकर अधिनियम के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक आय का स्रोत नहीं है? अन्य स्रोतों से आय, पूंजीगत लाभ से आय, कृषि से आय, गृह संपत्ति से आय। तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा आप क्या है, सोचिएगा। चलो आपने सोच लिया होगा, अब आपको मैं बताती हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृषि से आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेरोजगारी के एक प्रकार को क्या कहते हैं जिसमें कई लोग कार्यरत होने पर भी उत्पादकता कम होती है? तो ऐसी बेरोजगारी को क्या बोलते हैं? ऐसी बेरोजगारी को कहते हैं, बताइएगा, आप बताइएगा क्या कहते हैं। मैं आपको ऑप्शन बता रही हूँ। ऑप्शन नंबर ए है हमारा प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर सी है हमारा अल्प रोजगार और ऑप्शन नंबर डी है हमारा संरचनात्मक बेरोजगारी। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, संरचनात्मक बेरोजगारी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इस यातायात संकेत को क्या अर्थ है? तो देख लीजिएगा, आप ऑप्शंस भी पढ़ लीजिएगा आराम से। तो इस यातायात का क्या अर्थ है? आगे रास्ता नहीं है,
आसपास घूम रहे पशुओं के प्रति सतर्क रहें, आगे लेवल क्रॉसिंग है या आगे खतरा है। तो क्या आप इसका सही आंसर लगाओगे? क्या लगाओगे बताइएगा। चलो मैं ही बता देती हूँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा आप इसको कैसे याद रख सकते हैं। आगे खतरा है, देखो ये जो चिन्ह है ये ऐसा है विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है ना हमारा, विस्मयादि आश्चर्यजनक, तो आश्चर्य वाला जो चिन्ह है यही है हमारा। तो अगर आप जा रहे हो अपने मस्ती में जा रहे हो कहीं रास्ते में, आपको ये चिन्ह दिखाई दे जाए तो आपका मुंह एकदम फटा का फटा रह जाएगा कि आगे क्या खतरा है, हमें वापस जाना पड़ेगा। तो जैसे आश्चर्य होता है ना, ओ, तो ऐसे ही आपको ये चिन्ह देखकर भी ऐसा ही फील करना है कि ये आश्चर्य है। तो आश्चर्य क्यों होगा? क्योंकि आगे खतरा है। तो आगे खतरा है, इस चिन्ह को आप देखकर समझ जाओगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय कानून के अनुसार अगर पुरुष की आयु खालिस्तान से कम हो तो यह बाल विवाह माना जाएगा। तो कौन से वर्ष से कम होगा बाल विवाह? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 16 वर्ष या 24 वर्ष? लड़कों की क्या आयु है विवाह के लिए? तो क्या है? 21 वर्ष। 21 वर्ष से अगर कोई लड़का कम एज में शादी करता है तो वो बाल विवाह माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नागरिकों के मौलिक में दिए गए विकल्पों में कौन से वक्तव्य सही हैं? सही पूछा गया है इसमें। तो सही दो वक्तव्य हैं हमारे। कोई व्यक्ति विशेष अपने मौलिक अधिकार त्याग सकता है। क्या मौलिक अधिकार त्याग सकते हैं? सोच लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कानून तथा कार्यकारी कार्यवाही मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो वे अमान्य और रद्द माने जाएंगे। रद्द माने जाते हैं क्या? बताइए आपका क्या सही है। कूट भी देख लीजिएगा, 1 और 2 दोनों, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों ही नहीं। तो क्या कूट आपका सही है? आपको क्या लगता है क्या सही होगा इसमें? चलिएगा मैं बताती हूँ आपको, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, केवल 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस बांध के निर्माण के लिए विश्व बैंक ने शुरू में धन दिया, परंतु पर्यावरण संबंधी मुद्दों एवं विस्थापितों के पूर्णवास हेतु भूमि अधिग्रहण की अनिश्चितता के चलते बाद में इस परियोजना से हाथ हटा लिया। तो कौन सी परियोजना थी ये? भांकड़ा नागल बांध, कोनार बांध, सरदार सरोवर बांध, अलमाटी बांध, कौन सा था? तो आपका क्या ऑप्शन इसमें है? क्या सही करोगे आप? वो मुझे नहीं पता, चलो मैं बता देती हूँ आपको। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध में ऐसा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह कौन से नेता थे जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे, फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने और इसके पश्चात वे लोकसभा के अध्यक्ष भी बने? ऐसे कौन से व्यक्ति रहे हैं? इनमें से आप देखिएगा, अमृतलाल हरगोविंद दास, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कस्तूर भाई लाल भाई, गणेश वासुदेव मावलंकर। तो सही आंसर इसका क्या होगा? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, गणेश वासुदेव मावलंकर, जिन्हें जेबी मावलंकर भी कहते हैं। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा है, सूचना संग्रहित करने के लिए ट्रांजिस्टरों का प्रयोग करने वाली मेमोरी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इस मेमोरी को?
ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये आपका सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑप्शंस भी देख लो पहले, नहीं ऑप्शंस देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन हट जाएगा, इसलिए हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर ऑप्शंस देखेंगे। समेकित बाल विकास परियोजना के कार्यकर्ताओं, छोटा करते हैं इसको, थोड़ा बड़ा जूम हो गया, हाँ तो चलिएगा अब सही है। हाँ, कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए शीर्ष संस्था है, कौन सी शीर्ष संस्था है? इसके अतिरिक्त बाल अधिकार, महिलाओं की तस्करी की रोकथाम पर प्रशिक्षण देने के लिए यह दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन देशों की प्रमुख संस्था भी है। तो कौन सी संस्था है? कौन सी संस्था है ये? महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, राष्ट्रीय बाल संरक्षण समिति। तो कौन सा आपको आ रहा है? कौन सा आ रहा है आपको? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 60, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। तो 29 जुलाई 2016 को करबी थाईलैंड में संपन्न हुए भारत थाईलैंड सैन्य अभ्यास को क्या कहा जाता है? तो सीधा सीधा इसमें हमें याद रखना है कि भारत और थाईलैंड सैन्य अभ्यास को क्या कहा जाता है? तो भारत और थाईलैंड के सैन्य अभ्यास को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पहले आप सोचिएगा, मैत्री शक्ति, मित्र शक्ति या थाइंडेक्स। तो इसका सही आंसर हमारा होगा मैत्री, ऑप्शन नंबर ए, भारत व थाईलैंड के साथ मैत्री। तो भारत का मित्र कौन हुआ? थाईलैंड। ये हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो आज हमारे क्वेश्चन सिर्फ इतने ही थे, 20 क्वेश्चन हमारे थे, 40 क्वेश्चन एक भाग में होते हैं, तो 20-20 क्वेश्चन हम लेके चलेंगे, जिससे आप बोर भी नहीं होगे और आपको क्लास अच्छे से भी आप करोगे कम टाइम में। तो 20 क्वेश्चन हमारे आज हो गए, 20 क्वेश्चन हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको ये बुक कंप्लीट करनी है, बुक कंप्लीट करने का मतलब है कि यूपीएससी 2017 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपको सब पढ़ने हैं, तो आपको इस चैनल पे आना पड़ेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और आप इस बुक को पढ़ लीजिएगा आराम से और अपनी तैयारी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।